नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त सीए कंवलजीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन के बारे में। वैसे तो हम कैपिटल गेन के ऊपर कुछ और वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कैपिटल गेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल गेन क्या होता है, आइए समझते हैं। कैपिटल गेन को समझने के लिए हमें इनकम टैक्स के सेक्शन 45(1) को समझना होगा। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1), any profit or gain arising from the transfer of a capital assets affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which such transfer took place unless such capital gain is exempt। अगर हम इस डेफिनेशंस को डिकोड करते हैं तो हम यहाँ पर 4 एसेंशियल कंडीशंस को देखेंगे। देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट्स। कैपिटल गेन होने के लिए आपकी एसेट का कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। अगर आपकी एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है तो उस केस में कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आती। कैपिटल गेन को इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है, जिसे हम आगे समझेंगे। इसके साथ ही कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर। आपकी ये कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है। अगर आपकी ये कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो उस केस में भी कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ट्रांसफ़र। यहाँ पर वर्ड सेल नहीं यूज़ किया गया और उसकी जगह पर वर्ड यूज़ किया गया है ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र को इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 47 में डिफाइन किया गया है। थर्ड कंडीशन है देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन ऑन सच ट्रांसफ़र। आपके पास जो कैपिटल एसेट्स है, अगर आपने उसको ट्रांसफ़र किया है तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होना चाहिए। उसी कंडीशन में आपको कैपिटल गेन पे करने की लायबिलिटी आएगी। अगर आपकी कैपिटल एसेट्स के सेल पर आपको लॉस हुआ है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन अगर आपको कैपिटल एसेट सेल करने पर लॉस हुआ है तो आप इसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में लॉस ऑन कैपिटल एसेट्स अंडर द हेड कैपिटल गेन शो कर सकते हैं और आने वाले सालों में इस लॉस को सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ ही फोर्थ कंडीशन है एंड सच कैपिटल गेन इज़ नॉट एग्जाम्ड। इनकम टैक्स के सेक्शन 54 में बहुत सारी एग्जाम्पशंस दी गई हैं। अगर आपको कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के ऊपर कोई भी गेन हुआ है और उस गेन के ऊपर आपको कैपिटल गेन पे करने की लायबिलिटी आ रही है तो इस केस में आप सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC, सेक्शन 54F, सेक्शन 54GA, सेक्शन 54GB और भी बहुत सारी एग्जम्पशन है सेक्शन 54 में। इन एग्जम्पशंस का आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपने इनकम टैक्स को एग्जम्प्ट करा सकते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट्स। आपके पास एक कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए और कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफ़र। वो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र होनी चाहिए और कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होने के बाद उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होना चाहिए और वो प्रॉफिट इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए। उसी केस में आपको कैपिटल गेन पे करने की लायबिलिटी आती है। यहाँ पर हम बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कैपिटल एसेट। जब तक हम कैपिटल एसेट्स को नहीं समझेंगे कैपिटल गेन के इस चैप्टर को समझना मुश्किल होगा। कैपिटल एसेट्स को सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन में 3 सब क्लॉजेज हैं और साथ ही कैपिटल एसेट्स की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ पर क्लॉज ए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही क्लॉज बी एंड क्लॉज सी भी कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम क्लॉज ए को समझते हैं। क्लॉज ए में कैपिटल एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो वह कैपिटल एसेट्स मान ली जाएगी, चाहे वह लैंड, बिल्डिंग या फिर कोई प्रीशियस मेटल हो या फिर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी हो, वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशंस में कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्लॉज बी को देखते हैं। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज in accordance with the regulation made under the Securities Exchange Board of India Act 1992। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा अगर इंडिया में कोई भी सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है तो उसको कैपिटल एसेट्स माना जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स के द्वारा इंडिया में अगर कोई सिक्योरिटी खरीदी गई है तो उसे स्टॉक इन ट्रेड नहीं मान सकते। क्लॉज सी में यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी को कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में ऐड किया गया है। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में हमने सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी को देखा।
इसके अंदर सभी तरह की प्रॉपर्टीज़ को कैपिटल एसेट्स मान लिया गया है। तो क्या इसका मतलब कोई भी एसेट्स अगर उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा? क्या सभी तरह की एसेट्स को ही कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सेक्शन के अंदर कुछ एक एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। अगर आप कैपिटल एसेट्स की एक्सेप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट एक्सेप्शंस है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपके बिजनेस के लिए कोई भी आपके पास स्टॉक पड़ा है तो उसको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशंस में शामिल नहीं किया गया है। सपोज आप एक रियल इस्टेट का काम करते हैं और रियल इस्टेट के लिए आपके पास एक लैंड बैंक है। उस लैंड बैंक में आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर कर रखा है और अपनी लैंड को छोटे छोटे प्लॉट्स में सेलेबल यूनिट्स के फॉर्म में बना के रखा हुआ है। तो इस केस में यह प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको एज ए बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हो, तो यह आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी और यह आपका स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा। कैपिटल एसेट्स की सेकंड एक्सेप्शन है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट को इनकम टैक्स में भी एक्सप्लेन किया गया है। पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग wearing apparels and furniture held for personal use by assessee or any member of his family dependent on him। यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को ही पर्सनल इफेक्ट की प्रॉपर्टी माना गया है। जैसे कि हाउस होल्ड आइटम्स, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर या फिर आपके वेयरिंग क्लॉथ्स, ये सब पर्सनल यूज़ में यूज़ होने वाली एसेट्स हैं, तो इनको पर्सनल इफेक्ट की एसेट्स मानकर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। यह सारी की सारी एसेट्स मूवेबल हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल इफेक्ट्स की एसेट्स माना गया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका रेसिडेंशियल हाउस, तो उसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद भी इसे पर्सनल इफेक्ट की एसेट्स नहीं माना जाता और इसको कैपिटल एसेट्स ही माना जाता है। इसके अलावा कुछ एक प्रॉपर्टी जो कि पर्सनल यूज़ में यूज़ होती हैं और मूवेबल भी हैं, उसके बाद भी कैपिटल एसेट्स ही मानी जाती हैं, उन्हें इस एक्सेप्शन से बाहर रखा गया है। जैसे कि ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। आल्दो ये सारी एसेट्स मूवेबल भी हैं और आपके पर्सनल यूज़ में भी यूज़ हो सकती हैं, उसके बाद भी आप इसे कैपिटल एसेट्स ही मानते हैं। थर्ड एक्सेप्शन है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज़ नॉट ए अर्बन लैंड। इट मीन्स रूरल एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर एक्सेप्शंस में रखा गया है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। फोर्थ एक्सेप्शन है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड 2019 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तक हमने कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन और उसमें दी गई एक्सेप्शन को देख लिया। अब हम देखते हैं कैपिटल एसेट्स कितने प्रकार की होती है। इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स डिपेंड करती है होल्डिंग पीरियड्स के ऊपर एंड एसेट्स की कैटेगरी के ऊपर। फर्स्ट थिंग आपको यह देखनी होती है कि आपकी एसेट्स की होल्डिंग पीरियड कितनी है, आपने जो एसेट्स खरीदी थी आपने उसको कितने दिन तक के लिए अपने पास रखा है, और सेकंड उस एसेट्स की कैटेगरी क्या है, उस एसेट्स का नेचर क्या है। इसको समझने के लिए हम होल्डिंग पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ। सबसे पहले देखते हैं कुछ एक एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आप 12 मंथ तक होल्ड करते हैं तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाती हैं, और 12 मंथ से ज़्यादा अगर आप इन्हें होल्ड करते हैं तो इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है। इनके अंदर सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ऐसी सिक्योरिटीज़ को अगर आप 12 मंथ तक के लिए होल्ड करके सेल करते हैं तो इन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा। और इन्हीं शेयर्स को, इन्हीं सिक्योरिटीज़ को जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड करके उसके बाद आप सेल करते हैं तो इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा। यहाँ पर साथ में यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड को भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है अगर आप इन्हें 12 मंथ तक होल्ड करते हैं। 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करने पर इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाता है। सेकेंड कैटेगरी 24 मंथ। 24 मंथ के लिए कुछ एक एसेट्स को अगर आप होल्ड करते हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और 24 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड करने पर उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानते हैं। कुछ एक एसेट्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप 2 साल तक रखते हैं अपने पास
तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है और 2 साल से ऊपर की होल्डिंग के बाद इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाता है। इस कैटेगरी में आती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को 24 मंथ के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है, और 24 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड करने के बाद आप इसे सेल करते हैं तो इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है। इस कैटेगरी में एक एसेट्स और भी आती है, वो एसेट्स है शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं तो उसके लिए होल्डिंग पीरियड 1 साल के बजाय 2 साल देखा जाता है। अगर आपने 2 साल तक अनलिस्टेड शेयर्स को होल्ड किया है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, और अगर आपने 2 साल से ज़्यादा अनलिस्टेड शेयर को होल्ड किया है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है 36 मंथ वाली। 36 मंथ में सिक्योरिटीज़ एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी जो भी एसेट्स होगी, अगर आप उसे 36 मंथ तक होल्ड करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, और 36 मंथ से ऊपर अगर आप इन्हें होल्ड करेंगे तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। कैपिटल गेन की 4 कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन कैपिटल एसेट्स को हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट कंडीशन थी द कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर। ट्रांसफर को इनकम टैक्स में सेक्शन 2 क्लॉज 47 में डिफाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है और ये कैपिटल एसेट्स के संबंध में ट्रांसफर को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर द सेल, एक्सचेंज और रिलिक्विशमेंट ऑफ एसेट्स को ट्रांसफर में इंक्लूड किया गया है। सेल का मतलब आप समझते ही हैं, नॉर्मली जब आप अपने एसेट्स को सेल करते हैं तो उसे सेल कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर बार्टर सिस्टम से है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी देने के बदले कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले ली या कुछ उसके बदले में कोई और वस्तु ले ली तो वो भी ट्रांसफर में इंक्लूड हो जाती है। रिलिक्विशमेंट का मतलब होता है अबेंडन ऑफ द राइट्स। अगर आपका कोई राइट्स है प्रॉपर्टी में और आपने राइट्स छोड़ दिया तो उसे भी ट्रांसफर में इंक्लूड कर लेते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आप को ओनरशिप होल्ड करते हैं। आपने अपने को ओनरशिप का राइट्स अबेंडन कर दिया और जो आपका जॉइंट होल्डर था उसको वह प्रॉपर्टी पूरी की पूरी दे दी। इस केस में आपने अपना राइट जो अबेंडन किया है उसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसके अलावा द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिन, अगर आपने अपना कोई राइट्स एक्सटिंग्विश किया है तो वह भी ट्रांसफर की डेफिनेशंस में इंक्लूड होता है। थर्ड, द कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया जाता है तो इस कंपल्सरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। फोर्थ, इन केस वेयर द एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ओनर देयर ऑफ इनटू और इज ट्रीटेड बाय हिम एज ए स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में अगर आपके पास कोई भी एसेट्स है और उस एसेट्स को आप अपने बिजनेस के लिए एज ए स्टॉक इन ट्रेड मान लेते हैं तो वह भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक लैंड बैंक है और आपने अचानक से अपना विचार बना लिया कि आप रियल एस्टेट का काम करेंगे और आपने अपने इस लैंड बैंक को छोटे छोटे प्लॉट्स के फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गए। और यहाँ पर जो आपने अपने इस लैंड बैंक को छोटे छोटे प्लॉट्स में कन्वर्ट किया है, इस कन्वर्जन को ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है द मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अगर आप अपने जीरो कूपन बॉन्ड्स को रिडीम करते हैं तो उसे भी ट्रांसफ़र मान लिया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग of possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of contract of the nature referred to in section 53 of the Transfer of Property Act 1882। अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस करने के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देते हैं तो उसे भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाई ऑफ बिकमिंग ए मेंबर of or acquiring share in a cooperative society, company or other association of person or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property। यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन जाते हैं और उसके बदले में आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट हासिल कर लेते हैं
तो उसे भी ट्रांसफ़र मान लिया जाता है। आजकल यह बहुत चलन में है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल्डिंग्स डेवलप करती हैं और उस बिल्डिंग्स की एक यूनिट आपको अलॉट कर देती हैं और उसके बदले में आपको उस अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज ए मेंबर इंक्लूड कर लेती हैं, तो इसे भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। इस तरह से आपने अगर अपनी कैपिटल एसेट्स को सेल किया है, एक्सचेंज किया है, या फिर आपकी एसेट्स कंपलसरी एक्वायर्ड हुई है, इसके अलावा अगर आपने अपनी एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर आपने किसी सोसाइटी में मेंबरशिप ली है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र मान लिया जाता है। और इस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र होने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको कैपिटल गेन पे करने की लायबिलिटी आती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एक कैपिटल एसेट्स होना ज़रूरी है, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, और उस कैपिटल एसेट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट होना ज़रूरी है। प्रॉफिट के ऊपर आपको कैपिटल गेन पे करना है। फाइनली देखते हैं कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करना है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है जब भी आप अपनी एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो एसेट को ट्रांसफ़र करने के बदले में आपको कुछ अमाउंट रिसीव होती है या फिर इन काइंड में कोई अमाउंट रिसीव होती है, तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आपको कुछ एक खर्चे रिड्यूस कर लेने होते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ए ट्रांसफ़र। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो भी आपने अपने ट्रांसफ़र से रिलेटेड खर्चा किया है उसको अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से माइनस कर लीजिए। सपोज आपके पास एक एसेट्स है और उस एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने किसी एजेंट को या किसी ब्रोकर को कोई कमीशन दी है, तो वह कमीशन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से माइनस कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मतलब इस एसेट्स की परचेज वैल्यू से है, या तो ये एसेट्स आपने खुद परचेज करी होगी, अदरवाइज़ ये एसेट्स आपको इनहेरेंट्स में मिली होगी। अगर ये एसेट्स आपको इनहेरेंट्स में मिली है तो आपके पेरेंट्स ने या जिसने भी आपको ये एसेट्स गिफ्ट दी है उसने जब उस एसेट्स को ख़रीदा था तो उसकी जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं। इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से रिड्यूस कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का यहाँ पर मतलब है उस एसेट्स पे जो भी आपने खर्चा किया है उस एसेट्स को बनाने में, उसको भी यहाँ पर माइनस कर लिया जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से जब आप एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को घटा देते हैं तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से आप एग्जम्पशंस को माइनस कर लीजिए, उसके बाद आपके पास टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। यहाँ पर जो आपके पास टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, इसके ऊपर अब आपको इनकम टैक्स पे करना है। इसके बाद देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का भी सेम तरीका है जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया। यहाँ पर भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कुछ एक एक्सपेंडिचर आप रिड्यूस कर लेंगे जो कि इस एसेट्स को ट्रांसफ़र करने में आपने खर्च किए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी माइनस किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में एक डिफरेंस आता है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है जिसको कि आप अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिड्यूस करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आप एग्जम्पशंस रिड्यूस कर देंगे। सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 54G में एग्जम्पशंस को दिया गया है। आप इन एग्जम्पशंस को जब यहाँ पर लेस कर देंगे तो आपके पास टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, इसके ऊपर अब आपको इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। उम्मीद करता हूँ कैपिटल गेन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इस तरह की अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।